हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने हिंदी के अंतर्गत उपन्यास लाया है। उपन्यास जो देखा जाए तो पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हम यहाँ पर उपन्यास के अंतर्गत उपन्यास की परिभाषा, स्वरूप, तत्व और वर्गीकरण करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इसमें हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे जो अब तक अछूता था, जिसे आप अभी तक नहीं जान सकी। हर एक बात महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, तो इसको अच्छे से देखना है, सारे वीडियो देखने हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उपन्यास, उपन्यास के अंतर्गत हमारे समक्ष यहाँ पर टॉपिक आया है कि हिंदी उपन्यास के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए, या कह सकते हो इसे हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण कीजिए, या ये भी कह सकते हो उपन्यास के वर्गीकरण पर अपने विचार को प्रस्तुत करें। तो कहते हैं क्वेश्चन कई हैं लेकिन इसका आंसर एक ही होगा कि उपन्यास के वर्गीकरण हम कैसे करें। देखा जाए तो आधुनिक युग में उपन्यास साहित्य के बहुविधि विकास हुआ है। आधुनिक युग में उपन्यास के साहित्य का देखा जाए तो बहुत विकास हुआ है और इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत भी है और मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का चित्रण इसमें होता है। अंततः उपन्यास साहित्य का कोई भी वर्गीकरण अधूरा ही रहेगा। फिर भी विविध दृष्टियों से इसके भेदोपभेद किए जा सकते हैं और मुख्य रूप से इस प्रकार को जो है 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। देखा जाए तो उपन्यास को हम 3 रूपों में वर्गीकृत करेंगे। पहला होगा कथा शैली के दृष्टि से, दूसरा होगा कथानक की दृष्टि से और तीसरा होगा विषय की दृष्टि से। तो देखा जाए तो ये मुख्य रूप से हमने जो है उपन्यास को वर्गीकृत कर दिया 3 रूपों में। अब इसके तीनों रूप का जानना और समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला आता है कथा शैली की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं कथा के शैली की दृष्टि से उपन्यास के 5 शैली कौन कौन सी हैं। पहला शैली आता है वर्णनात्मक, दूसरा आता है आत्मकथात्मक, तीसरा होता है नाटकीय, चौथा होता है पात्रात्मक और 5वां होता है डायरी शैली। ये कहीं ना कहीं जो हमने तत्व में किया था शैली उसी का ही रूप है। तो जिन बच्चों ने तत्व देखे हैं उपन्यास के तत्व, उनके लिए वीडियो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं उसकी ही बातों यानी शैलियों को ही यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक वर्गीकृत कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम यही आता है वर्णनात्मक, यानी जो वर्णन करने योग्य हो। ऐसे उपन्यास जो दर्शक शैली में लिखे जाते हैं, अर्थात उपन्यासकार एक तटस्थ दर्शक के रूप में कहानी कहना चाहता है, वर्णनात्मक उपन्यास कहलाता है। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के उदय से पूर्व अधिकांश उपन्यास इसी शैली में लिखे जाते थे और आज भी लिखे जा रहे हैं। उपन्यास प्रसाद के सभी उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखे गए हैं। प्रेमचंद और प्रसाद जी हमेशा जो अपनी कथाएं लिखी है, उपन्यास लिखी है, सब के सब वर्णनात्मक शैली में है। आप मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास भी पढ़े होंगे, बहुत से हैं इसमें। गोदान भी है, 2 कहू बैल का कहानी भी है, कहते बहुत से हैं और ये सारे के सारे उपन्यास वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। तो आप दिमाग में रख सकते हो कि प्रेमचंद और प्रसाद जी का जितने भी उपन्यास है वो वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत आता है।
उसके पश्चात आता है कथात्मक तक, यानी आत्मकथात्मक। आत्मकथात्मक मतलब खुद की अपनी जीवन की शेर कहानी, यानी ऐसे उपन्यासों में कथा का नायक या कोई अन्य पात्र आत्मकथा के रूप में प्रथम पुरुष में आप बीती कहना चाहता है, यानी हम अपने आप बीती सुनाते हैं तो उसे आत्मकथा कहती हैं। और ऐसे उपन्यास में लेखक अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह सकता, वो सिर्फ उस पात्र के आत्मकथा बताएगा। उसे जो कुछ कहना होता है अपने पात्र के माध्यम से ही कह सकता है, जिसमें जयेंद्र कुमार कृत सुखदा तथा इलाचंद्र जोशी कृत जहाज का पंछी और सन्यासी तथा अगय जी का शेख एक जीवनी ऐसे उपन्यास की एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो आत्मकथा शैलियों में ये सारी जो है लिखी गई है। तो आप समझ गए होंगे कि आत्मकथा शैली जो स्वयं के बारे में हो, पात्र अपने बारे में सुना रहे हो, यानी जो है प्रथम पुरुष अपनी आप बीती सुना रहे हो। अगर लेखक को कुछ कहना होता है तो वो पात्र के माध्यम से कहता है, वो स्वयं नहीं कहता, पात्र के माध्यम से कहता है। तो इसे हम आत्मकथा शैली कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कौन सी शैली है। उसके पश्चात आता है नाटकीय। देखा जाए तो नाटकीय ऐसे उपन्यास में कथानात्मक को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसमें नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपने नौटंकी भी देखे होंगे। संवादों की प्रधानता इसमें होती है और दृश्य घटना, हाव भाव और अभिव्यक्तता आदि अधिक प्रभावी होती हैं। यानी आपने देखा हो कहीं नाटक, वहाँ पर पीछे पर्दा भी लगाई जाती है जो दृश्य को दिखाने के लिए घटना भी होती है। तो इस तरह के घटनाओं को हम नाटकीय रूप देते हैं, तो इसे हम नाटकीय शैली देख सकते हैं। यानी ये उपन्यास का पहला शैली है कथा शैली की दृष्टि से। उसके बाद देखा जाए तो पात्रात्मक ऐसे उपन्यास में देखा जाए तो कथनाक का उद्घाटन और उसके पात्रों की चरित्र अभिव्यक्त आदि सब कुछ पात्रों के एक दूसरे के लिखे गए पात्रों के माध्यम से होता है। इसमें पांडे वेचन शर्मा उग्रकृत चंद हसीनों के सतखतूत इस शैली में लिखी गई उत्तम उपन्यास है। तो पात्रात्मक उपन्यास जो है आप समझ गए हो एग्जाम्पल कि पांडे वेचन शर्मा द्वारा लिखित चंद हसीनों के खतूत जो है पात्रात्मक उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। उसके पश्चात आता है डायरी शैली। कहते हैं डायरी शैली भी एक महत्वपूर्ण है। ऐसे उपन्यास में एक या अधिक पात्रों को डायरियों से ही कथा का विकास होता है और हिंदी में ऐसे उपन्यास बहुत कम मिलती हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि कई फिल्म है जो डायरी शैली पे बनाई गई है। इवन कि आप देख सकते हो कि डायरी ऑफ यंग गर्ल जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो लिखी गई बाद में इतनी फेमस हुई। उसके पश्चात अगर आप डायरी शैली में देखोगे तो हिंदी फिल्म गजनी जो फिल्म बनाई गई थी वो भी डायरी शैली में थी। चांगो चाली भी जो थी वो भी डायरी शैली में लिखी गई थी। तो ऐसे बहुत से फिल्म भी हैं जो यहाँ पर उपन्यास के रूप में डायरी शैली में थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कथानक की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण, जो हमारा दूसरा रूप है। हमने यहाँ पर हर एक बात को आपको समझाने की कोशिश किया। मुझे विश्वास है कि अगर एक दो बार वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा तो सारे बातें आपको मन में घर कर जाएगा, क्योंकि सुना सुनाया बातें बहुत जल्दी याद हो जाता है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर शेयर नहीं कर पाते हो तो कम से कम आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, क्योंकि जो बच्चे आपके कॉन्टेक्ट में होंगे, जो आपको भी पता नहीं होंगे, जो बीए में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके स्टेटस से किसी दूसरे बच्चों को जो है मदद मिल जाता है। और यही त्रिपान स्टडी सेंटर का मेन मकसद है कि दूसरे का भलाई भी करना महत्वपूर्ण होता है, और ये आप इसका जो है सूत्र बन सकती हो। तो सोचिए नहीं, ज़रूर इसको जो है लिंक को व्हाट्सएप एड्रेस पे लगाइए, जिससे ये दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और ये बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है, तभी आने वाला समय में और वीडियो आप प्राप्त कर सकोगे।
दोस्तों सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो ये नहीं कि वीडियो देख लिया और स्किप कर गया, ठीक है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि आप एक बार देखिएगा चैनल कहाँ चला जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति का यही पहचान होता है कि अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, अगर इससे आप फ़ायदा उठा सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में ज़रूर सेव कीजिए। और कहते हैं लाइक भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है बनाने वाले का। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए वीडियो बनाता है और ये हमेशा बनाता रहेगा। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।